नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान और आप देख रहे हैं मुझे आज। देखिए, आपके कुछ डाउट थे जो मैं लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं कर पाई थी। आज मैं आपके कुछ डाउट हैं जो मैं अभी आप लोगों के जो क्वेश्चंस थे उनको मैं क्लियर कर देती हूं। हालांकि मैं पहले बता चुकी हूँ, ध्यान से सुनेंगे। देखिएगा, ये जो बार बार आप एक ही क्वेश्चन करते हैं उसका एक सोल्यूशन मैं आपको बता देती हूँ। एक तो सबसे पहले मेरे पास बहुत सारे कमेंट हैं तो मैं कोशिश करती हूँ सारे मैं पढ़ूँ, बट जो मेन है जिनका मुझे रिप्लाई मेनली देना है, जिनके डाउट हैं उनको मैं पहले क्लियर कर लेती हूँ। पहला था मेरे पास कि ये जो 12th में मैथमेटिक्स से किया है और इनके पास 10th और 12th में दोनों में ही आर्ट नहीं थी, लेकिन अभी इनके फादर बोल रहे हैं कि बॉम्बे आर्ट से 12th कर लो, टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो देखिएगा, मैं ये कहूँगी कि अभी आप रुक जाइएगा। और ये कह रहे हैं कि साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट 12th में भी बॉम्बे आर्ट से की हुई थी आर्ट टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि क्वालिफिकेशन को लेकर चेंजेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं उत्तराखंड की एलटी का भी क्लियर हो गया। उत्तराखंड की एलटी पर मैं दूसरा विशेष वीडियो जो है वो मैं लेकर आऊँगी। तो एक तो बीएड को जैसे आप देख रहे हैं प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है, बीएड को टीजीटी में ले लिया गया है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे कि टीजीटी ड्राइंग के लिए भी बीएड कंपलसरी मांग लिया गया है फाइन आर्ट्स में। और ड्राइंग एंड पेंटिंग्स वालों को जिन्होंने ग्रेजुएशन से ड्राइंग एंड पेंटिंग कर रखा है उनको केबीएस में बाहर कर दिया गया है, एनबीएस में भी बाहर कर दिया गया है। तो ये जो आप सोच रहे हैं कि आपने मैथ से कर रखा है और आप बॉम्बे आर्ट करके एग्जाम दे सकते हैं, तो अभी थोड़ा सा रुक जाइए। मैं कहूँगी अभी नेक्स्ट ईयर जो वैकेंसी आएंगी उनमें मे बी चेंजेस हो जाए। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि देखिएगा चेंजेस किस तरह से कितनी जल्दी हो जाते हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी इसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। दिसंबर तक मे बी एग्ज़ाम हो जाए। ये होप है कि एग्ज़ाम हो जाएगा दिसंबर तक, तो वैकेंसी जल्दी ही नहीं आ जाएंगी। अब देखिएगा, एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। आपने इतना अच्छे सब्जेक्ट से कर रखा है, मैथ से कर रखा है, आपके पास 10th में भी ड्राइंग नहीं है, 12th में भी ड्राइंग नहीं है, तो क्यों कोशिश कर रहे हैं ड्राइंग? ज़ीरो से आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको लग रहा है ड्राइंग बहुत ईजी है, इंटरेस्टेड है, बट इतना भी ईजी नहीं है। और मैं मानती हूँ जिस सब्जेक्ट को आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखा है तो आप अपनी लाइन को अलग मत करिएगा। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमारा इंटरेस्ट कितना है। और हमारा जो इंटरेस्ट अगर आर्ट में है तो आप शुरू से आर्ट लेकर पढ़िएगा। और ऐसा नहीं है खाली आपने बॉम्बे आर्ट ले लिया, तो जब आप आर्ट दोबारा से पढ़ना शुरू करेंगे ज़ीरो से तो आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है इतनी मेहनत आप इसमें करेंगे, जो सब्जेक्ट आपका ऑलरेडी कहीं ना कहीं तैयार है उसमें आप आगे तैयारी करेंगे तो उसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक बार मैंने शायद देखा, किसी का कमेंट था कि इसमें तो बहुत ज़्यादा मेरिट हाई जाती है, किसी ने ऐसे भी बोला हुआ था, शायद वो दूसरे चैनल पे बोला हुआ था तो उन्होंने सही बोला था, यूपी में एक्चुअली हाई जाती है। अब देखिएगा, इन्होंने बोला डीएसएसबी नेक्स्ट बोलती हैं कि टीजीटी आर्ट की क्वालिफिकेशन क्या। देखिए, मैंने समझा दिया है वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। ये बोलती हैं पिंकी प्रजापति कि मैम मेरा टेक्निकल आर्ट से इंटर था, बट बाद में बीए और एमए में ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है। अब मैं आर्ट से टीचर के लिए एलिजिबल हुई, प्लीज़ बताएं। तो मैंने बताया ना, एलिजिबल हैं कुछ में, जैसे डीएसएसपी में आप अप्लाई कर सकती हैं, केबीएस एनबीएस में अभी क्योंकि नहीं कर सकती, वहाँ से बाहर कर दिया गया है बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग को, ठीक है। और एलटी के लिए तो बीएड जरूरी मांगा जाता है। नेक्स्ट अदिति कहती है मैम राजकीय में एलटी ग्रेड के लिए बीएफए के साथ बीएड जरूरी है क्या? अभी आने दीजिए, ये नोटिफिकेशन भी पता चल जाएगा। और बीएफए के लिए वैसे बीएड होता नहीं है, बीएफए के साथ बीएड नहीं मांगते, ये ड्राइंग के बीएड एंड ड्राइंग के साथ बीएड मांगते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ बीएड मांगते हैं। ये कहती हैं, नेक्स्ट है मैम बिहार में टीजीटी के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकती हूँ? आप अपनी क्वालिफिकेशन बताएंगे तो बिल्कुल अप्लाई कर सकती हैं। क्वालिफिकेशन उसमें पढ़िएगा, मैंने बताया था बिहार पर भी शायद मैंने वीडियो बनाया हुआ है। शिवम ये कहते हैं कि मैम मेरा इंटर प्राविधिक कला से है तो क्या मैं ग्रेजुएशन भी लगेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल लगेगा, ग्रेजुएशन के बिना तो टीचिंग में अप्लाई नहीं कर सकते आप। एक ने और मुझसे पूछा था कि प्राविधिक कला क्या नेक्स्ट जो वैकेंसी आएंगी उसमें एलिजिबल रहेगा? तो प्राविधिक कला मैंने बताया ना कि प्राविधिक कला में भी एलिजिबल रहेगा, बट बॉम्बे आर्ट खाली एलिजिबल रहे इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ अभी, ठीक है। ये है नेहा दिवाकर कहती है मैम प्राविधिक कला के एग्जाम दिल्ली में हो सकता है क्या? तो दिल्ली में प्राविधिक कला का कोई एग्जाम नहीं होता। इवन मैं आपको बता दूं, दिल्ली ही नहीं प्राविधिक कला और कहीं नहीं होता है, सिर्फ आपके यूपी में है। और यूपी में जो 12th प्राविधिक आप लोग करते हैं ये कहीं भी वैलिड नहीं है, सिर्फ यूपी में वैलिड है, ठीक है। तो आप यूपी से इसको कर सकते हैं, दिल्ली में ही नहीं होगा ये, क्योंकि यहाँ पर कला में थोड़ा सा चेंजेस है।
मिथिलेश कहती हैं कि मैम एलटी में बीएड प्लस बीए इन आर्ट या एनी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन। नहीं, सिर्फ आर्ट होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा, ये है राधे, कहती हैं 10th ड्राइंग और 12th ड्राइंग, बीए ड्राइंग इन पेंटिंग, एमए ड्राइंग इन पेंटिंग, और इन्होंने आगे भी लिखा है बीएड सेकेंड सेम फाइन आर्ट अपियरिंग, सीटेट बोथ पेपर क्लियर, मैं किस में एलिजिबल हूँ। वाओ, देखिए इन्होंने 10th 12th बीए और एमए ड्राइंग से कर रखा है, तो आप टीजीटी पीजीटी दोनों में एलिजिबल हैं, आप अप्लाई करिएगा। और ये शिवम ये कह रही है मैम वैकेंसी में प्राविधिक वालों को क्या वैलिडिटी देंगे, तो मैंने बताया था। और ये पूछ रहे हैं वैकेंसी कब तक आएंगी, तो वैकेंसी का तो देखिए जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद ही वैकेंसी आएंगी। और एक और किसी ने पूछा है मैम ये हम कैसे कर सकते हैं, इस विषय से करना चाहते हैं, तो शिवानी आप मेरे वीडियो देखिएगा, सारे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप, मुझे लगता है सारे जो हैं इसी से रिलेटेड हैं। ये कह रही हैं कि टीजीटी की वैकेंसी कब तक आएगी, हम जिससे यूपी में फॉर्म डाल सकते हैं। मेरा टीजीटी बॉम्बे है और टेक्निकल आर्ट से है। प्लीज़ मैम कब से आती है वैकेंसी? वैकेंसी का कोई टाइम फिक्स नहीं है, वैकेंसी तब आती है जब ये पहली वाली क्लियर हो जाएगी, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तब न्यू वैकेंसीज आएगी। ठीक है, अब देखिएगा ये कितनी बार एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, बहुत कम नंबर से रह जाता है मेरा। ये दीपक कुमार कहते हैं। देखिएगा दीपक कुमार, अगर आपका कहीं ना कहीं नंबर से रह रहा है तो थोड़ा सा मैं आज आपको समझा देती हूँ। ये पिक तो मेरे पीछे बनी हुई है। देखिए कहीं ना कहीं जब भी हम फेल होते हैं या हमें सक्सेस नहीं मिलती है तो उसका एक रीज़न होता है। कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ आज के समय की जो चीज़ें हैं वो बहुत बदल चुकी हैं पुराने समय से। तो ऐसा तो नहीं पुराना समय चले जाएगा, ये भी चीज़ें गलत हो जाती हैं, बट देखिए हम कहीं ना कहीं तैयारी छोड़ देते हैं। जैसे अगर मैं अभी बात करती हूँ कि वैकेंसी तो ये 2021 में एक साल पहले आ चुकी थी, 2023 की 2021 का पेपर होने के बाद, लेकिन अभी तक इसका एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो अभी तक जैसे एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कुछ लोग बीच में पढ़ना छोड़ देते हैं। हमें हर चीज़ की एक रेगुलरिटी बनाकर चलना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम रेगुलर अपना जो है रेगुलरिटी बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। एक जो हम रेगुलर कर रहे हैं तो उसमें आप देखते हैं फिनिशिंग आएगी, वो चीज़ हमारी और अच्छी हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। लेकिन जब हम उसको बीच में छोड़ देते हैं, जो चीज़ हम रेगुलर कर रहे हैं, तो वो चीज़ हम भूल जाते हैं। आपको लगता है हम भूले नहीं, हमें याद है, लेकिन वो टच जब हमारा उससे ख़त्म हो जाता है तो वो जो चीज़ें हमारी लेस होती जाती हैं, हमारी नॉलेज भी कम होती है। ठीक है, इसलिए रेगुलर मैं हमेशा बोलती हूँ रेगुलर पढ़िएगा, चाहे आप 4 या 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बट आप रेगुलर करिएगा। तो रेगुलर करेंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। और देखिएगा एक एक चीज को, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट कोई भी टॉपिक आप ले रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी कई बार बोला है, कभी भी घंटे काउंट मत करिए। हमेशा मेरे पास एक सवाल आता था पहले, अब तो कम हो गया है क्योंकि मैंने बोलना शुरू कर दिया है। पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता था मैम कितने घंटे पढ़ें। घंटे मत काउंट करिए, मैं हमेशा बोलती हूँ घंटे काउंट करेंगे तो घड़ी की सुइयाँ देखते रह जाएंगे। हमें घड़ी की सुइयाँ नहीं देखनी है, हमें क्या करना है, हमें अपने टॉपिक कवर करने हैं। यूपी में जो सिलेबस है वो बहुत लेंथी है, काउंटिंग नहीं है उसमें कुछ भी। हर जगह आप देखेंगे वो सिलेबस इंडियन वेस्टर्न और आदि करके वो सारा कुछ दे रखा है। तो इसमें आपको नीड है अपने आप को समय देने की, और ऐसा समय देने की जब भी आप एक टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का पूरा कवर करिएगा। और पिछले सालों के जितने भी पेपर हैं उनको आप रिवाइज करिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं पैटर्न हर साल ऐसे चेंज होता है, मतलब पेपर का, कि जैसे एक साल इन्होंने आर्टिस्ट दे दिए, एक साल मंदिर से ज़्यादा दे दिया, एक साल शैली से ज़्यादा दे दिया। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं पेपर से रिलेटेड। तो मतलब क्वेश्चंस आते हैं इसमें इस पेपर में। अब आप देखेंगे यहाँ से आपको लर्निंग कैसे करनी है, अपनी लर्निंग को बेटर आप कैसे बनाएंगे। तो उसको बेटर बनाने का एक ही तरीका है, आपने कोई भी टॉपिक ले लिया, मान लिया आपने अजंता ले लिया। अजंता क्योंकि विश्वविख्यात है, अजंता में कितनी जातक कथाएं हैं, कितनी प्रकार की जातक कथाएं हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित चित्र बने हैं या अन्य से संबंधित भी चित्र बने हैं, उनकी टेक्निक क्या है, उनमें किस प्रकार के रंग किए गए हैं, उसकी संरचना क्या है, उसमें मूर्ति किस प्रकार की बनी है, रेखाएं कैसी हैं, उससे सारा कुछ कवर करिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ आपने एक चीज कवर कर ली, अच्छा हमने अजंता पढ़ लिया, अजंता में कितने चित्र हैं और ये
समय कौन सा है इसका, एक दो चीजें याद करिए, उसको छोड़ दीजिएगा नहीं, उसकी सारी चीजें कवर करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जहां से भी आए फिर आपका छूटेगा नहीं। तो जो ये 1-2 नंबर की कमी रहती है ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही रहती है। तो जब भी हम तैयारी करते हैं तो ऐसी होनी चाहिए कि वो एकदम जबरदस्त हो और हमें ये लगे कि अब हम प्रिपेयर हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, हमें फुल कॉन्फिडेंस खुद से आ जाता है जब हमारी पूरी तैयारी हो जाती है। ठीक है, तो जो 1-2 नंबर वाले कम रहने वाले जो जितने भी लर्नर्स हैं उनको मैं यही सलाह दूंगी कि आप टॉपिक कवर करिए, अच्छे से कवर करिएगा, रेगुलरिटी अपनी जरूरी है, बना के रखिएगा। मैं हमेशा यही बोलती हूँ, हर वीडियो में मैं यही बोलती हूँ। अब मैं आ जाती हूँ, देखिएगा और भी कुछ कमेंट्स हैं क्योंकि मुझे जल्दी से पढ़ाना भी है आप लोगों को। अब ये नई वैकेंसी बार बार एक ही क्वेश्चन है तो ये मैंने बता दिया। मैं मेकल विषय से कला में स्नातक करना चाहते हैं, कहाँ से करें, कृपया मार्गदर्शन करें। तो ये आप जहाँ से हैं अपने आसपास आप गूगल पर भी सर्च करिए, अपने आसपास आप कॉलेज में जाकर भी पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं टॉपिक पढ़ा देती हूँ। मैम बीएफए कहाँ से करें, तो कोई कॉलेज नहीं मिल पा रहा है प्लीज़। कॉलेज देखिए गूगल पर आजकल सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाइएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। गूगल है, आप अपने गूगल पे लिस्ट आप देखेंगे, कॉलेज की लिस्ट आ जाती है, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर दिए होते हैं, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं यहाँ पर ये सब्जेक्ट है या नहीं है, कितनी सीटें हैं, वो सारी आपको हेल्प आजकल घर बैठे हो जाती हैं। मैं मानती हूँ थोड़ा सा आपको बस चलने की ज़रूरत है, अपने घर में दिमाग चलाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा फ़ोन को सही यूज़ करिएगा। इस पर मैंने चर्चा की थी और किसी दिन और भी मैं चर्चा करूँगी आपके इस कमेंट्स को लेकर। थोड़ा सा मोटिवेशनल भी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है काफ़ी समय हो गया है तो मोटिवेशनल क्योंकि नहीं मिला है तो आप डगमगा गए हैं, उस डगमगाते हुए कदमों को आपको थोड़ा सा संभाल के रखने की जरूरत है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट से अपने टॉपिक पर। टॉपिक है आज का, आप देख रहे हैं मेरे पीछे पिक बनी है, किसकी बनी है पहचान गए होंगे, शांति निकेतन की बनी है। शांति निकेतन को जस्ट संडे अभी वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है, तो चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। देखिए आप देख रहे हैं ये शांति निकेतन को, कभी ये बहुत छोटी सी जगह थी और ये एक आश्रम के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। आज ये बहुत बड़ा एक कॉलेज बन चुका है आज के समय में, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा कॉलेज मेरे सामने है। चलिए इसके बारे में आज जानकारी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो शांति निकेतन है वो कहाँ स्थित है, भारत के पश्चिमी बंगाल बीरभूमि जिले के अंतर्गत कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर की ओर स्थित है। इसकी स्थापना 1863 में देवेंद्रनाथ, कौन थे, महर्षि देवेंद्रनाथ विश्व कवि रविंद्रनाथ के पिता थे। रविन्द्रनाथ ने यहाँ पर स्कूल खोला था 1901 ईस्वी में और यहाँ पर आर्ट विद्यालय के रूप में इन्होंने एक स्कूल खोला था। जब देवेंद्रनाथ ने यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की थी, लेकिन रविन्द्रनाथ ने जब यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो लगभग 4 से 5 ही बच्चे यहाँ पर थे, इनका खुद का पुत्र भी यहाँ पर ही था। तो 4 से 5 बच्चों को इन्होंने यहाँ पर पढ़ाना शुरू किया था। टैगोर ने 1901 ईस्वी में विश्व भारती स्कूल की यहाँ पर स्थापना की थी। जब यहाँ पर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पर जो बच्चे थे वो लगभग मेरे ख्याल से काफ़ी हजारों में स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया है। और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होने वाली जो इमारत थी ये 41वीं धरोहर कहलाती है। इससे पहले भी आपने देखा ताजमहल है, अजंता है, एलोरा है, बहुत सारी ऐसी विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित हमारी जो की गई हैं जो भारत में अवेलेबल हैं, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक धरोहर की कमी नहीं है, भारत में एक से एक सांस्कृतिक धरोहर आपको मिल जाएगी। इसके लिए देखिए आप देख रहे हैं शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी। 2009 में भी यहाँ पर ये फाइल जो है सबमिट की गई थी, भेजा गया था, बट उस समय कहीं ना कहीं कमी कुछ रह गई थी जिसकी वजह से ये सम्मिलित नहीं हो पाया था। बट अब फाइनली इसको सक्सेस मिल गई है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा जश्न भी बनाया गया है और जश्न की बात भी है। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है शांति निकेतन से, इसकी स्थापना के बारे में आता है या फिर ये कहाँ है वो पूछा जाता है। तो बस इससे ज़्यादा मतलब टफ क्वेश्चन नहीं आता, इजी आता है। आई होप अब आपको लग रहा होगा कि ये तो जीके का भी क्वेश्चन बन चुका है, इस टाइम हर एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन बन चुका है। तो शांति निकेतन से अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा डाउट भी। अब देखिएगा नेक्स्ट जो मैं लेकर आऊँगी, थोड़ा सा हम चलेंगे आगे, एक वेस्टर्न की ओर मैं थोड़ा सा चलना चाहूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी आपके डाउट हैं आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएंगे और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।